हेलो स्टूडेंट, राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजनीतिक विज्ञान की पिछली कक्षा में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछली कक्षा में पंडित नेहरू जी के जीवन के बारे में और उनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम नेहरू जी का अंतर्राष्ट्रीयवाद में क्या योगदान रहा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल एक राजनेता थे, बल्कि लोकतंत्र, समाजवाद और अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन किया था और भारत की विदेश नीति में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। पंडित नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीयवाद में भी प्रमुख योगदान दिया। इस क्षेत्र में नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष नीति और पंचशील सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में पंडित नेहरू जी के द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति और पंचशील सिद्धांत को अपनाया गया था। नेहरू सोचते थे कि परस्पर विरोधी व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष और युद्ध की स्थिति स्वाभाविक या अनिवार्य नहीं है। वे एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थिति को अपना सकते हैं। पंडित नेहरू जी यह सोचते थे कि अगर दो विरोधी व्यवस्थाएं होंगी तो उनके बीच संघर्ष और युद्ध होना अनिवार्य है। आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया था और पंडित नेहरू जी ने युद्ध के विनाशकारी परिणाम को देखा था और उन्होंने युद्ध और तनाव की सभी स्थितियों का विरोध किया था। इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत को दो गुटों से पृथक रखना चाहते थे और उनका यह मानना था कि भारत इन दो गुटों से पृथक रहकर भी अपना विकास कर सकता है और इसलिए वह एक दूसरे के साथ सह शांतिपूर्ण अस्तित्व की स्थिति को अपना सकता है। और समस्त मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए इस प्रकार की स्थिति को अपनाना आवश्यक है। पंडित नेहरू जी यह मानते थे कि अगर संपूर्ण मानव जाति को युद्ध की विनाश की स्थिति से बचाना है तो हमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थिति को अपनाना पड़ेगा। राष्ट्रों के आपसी संबंधों और व्यवहार को निर्धारित करने के लिए उन्होंने 1954 में चीन के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था और सभी राष्ट्रों के आपसी संबंधों और व्यवहार को निर्धारित करने के लिए पंडित नेहरू जी ने और चीन के प्रधानमंत्री ने मिलकर 1954 में पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था और ये 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं। नंबर 1, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान करना, यानी कि एक देश दूसरे देश की प्रादेशिक अखंडता का तथा प्रभुसत्ता का सम्मान करेगा। पारस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। नंबर 3, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप
ना करे, यानी कि एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। नंबर 4 था समान के आधार पर पारस्परिक लाभ। प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाएगा। और नंबर 5 था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहेगा। इस प्रकार नेहरू जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रवाद में पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। अंतर्राष्ट्रवाद के बारे में उनका दूसरा योगदान था गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की विवेचना के बिना नेहरू जी का अंतर्राष्ट्रवाद अधूरा रहेगा। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के पूर्व ही विश्व पूंजीवादी शिविर और साम्यवादी शिविर इस प्रकार के दो गुटों में विभाजित हो चुका था। जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी उससे पहले ही विश्व दो गुटों में बंट गया था और वह दो गुट थे। पहला था पूंजीवादी शिविर और दूसरा था साम्यवादी शिविर, और यह विश्व दो गुटों में विभक्त द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। और जब इन दो परस्पर विरोधी शक्तियों का उदय हुआ तो इसके साथ ही दो भ्रमपूर्ण धारणाओं ने घर कर लिया था। पहली थी विश्व के प्रत्येक स्वतंत्र राज्य के लिए दो शक्ति गुटों में से किसी एक के साथ जुड़ना स्वाभाविक और अनिवार्य स्थिति है, यानी कि जो भी देश आज़ाद हुए थे उन देशों में का इन दो शक्ति गुटों में से किसी भी एक गुट के साथ जुड़ना स्वाभाविक था और अनिवार्य था। और दूसरा था अधिक घातक धारणा यह थी कि दो शक्ति गुट परस्पर विरोधी विचारधारा और व्यवस्था पर आधारित होने के कारण इन शक्ति गुटों से जुड़े हुए देश शांति और सद्भाव के आधार पर परस्पर साथ नहीं रह सकते। इनमें संघर्ष और युद्ध अवश्य होगा। और नेहरू भारत के लिए गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को अपनाकर स्पष्ट करते थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दोनों गुटों से पृथक रहते हुए भी एक तीसरा मार्ग अपनाया जा सकता। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुटों का उदय हुआ तो जो देश स्वतंत्र हुए थे उनके सामने दो भ्रमपूर्ण धारणाओं ने घर कर लिया था। पहली तो यह थी कि वह इन दो शक्ति गुटों में से किसी एक के साथ जुड़ जाए, और दूसरी धारणा यह थी कि अगर वह इन दोनों शक्ति गुटों जो परस्पर विरोधी विचारधारा और व्यवस्था पर आधारित है इनके साथ जुड़ता है तो वह देश शांति और सद्भाव के आधार पर कभी भी साथ नहीं रह सकता और उन देशों में संघर्ष और युद्ध अवश्य होगा। और नेहरू ने अपने विचार और आचरण से यह स्पष्ट किया था कि यह दोनों मान्यता ही गलत है। नेहरू ने भारत के लिए गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को
अपनाकर स्पष्ट किया था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दोनों शक्ति गुटों से अलग रहकर तीसरा मार्ग भी अपनाते हैं तो देश विकास कर सकते हैं। इसलिए नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रवाद के कारण ही गुटनिरपेक्षता की बात सोच सके थे और यह तथ्य गुटनिरपेक्षता की नीति को अंतर्राष्ट्रीयवाद में बढ़ावा देना था। और गुटनिरपेक्ष नीति की शुरुआत जिनके द्वारा की गई उनमें प्रमुख थे यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और मिस्र के अब्दुल नासिर। इनका गुटनिरपेक्ष नीति में बहुत अत्यधिक योगदान रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति को शुरू में गलत समझा गया था और इसे एक अवसरवादी नीति और निष्क्रिय का मतलब है क्रियाहीन, यानी इसे एक क्रियाहीन नीति कहते हुए इसकी आलोचना की गई थी। लेकिन नेहरू ने अपने विचार तथा व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के आचरण से यह स्पष्ट कर दिया था कि गुटनिरपेक्षता न तो अवसरवादी नीति है और न ही निष्क्रियता की नीति। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति के कुछ प्रमुख लक्षण भी बताए थे, जो इस प्रकार है। गुटनिरपेक्षता की प्रेरणा और मूल आधार विश्व शांति है, यानी गुटनिरपेक्षता का जो मूल आधार और प्रेरणा है वह है संपूर्ण विश्व में शांति। नेहरू मानवतावादी और विश्व शांति के उपासक थे। आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मानवतावादी थे और वह संपूर्ण विश्व में शांति चाहते थे। नेहरू जी ने युद्ध के विनाशकारी परिणामों को देखा था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनका एक ही लक्ष्य था, युद्ध और तनाव की सभी स्थितियों का विरोध करना। और उन्होंने सत्य रूप में यह सोचा था कि भारत अपनी गुटनिरपेक्षता के बल पर दो परस्पर शक्ति गुटों को एक समीप लाने का कार्य कर सकता है और स्वयं अपने लिए शांति और तनाव से मुक्ति प्राप्त करेगा। और उन्हें यह पता था कि अगर भारत गुटनिरपेक्षता को अपनाता है तो वह इसके बल पर दो परस्पर शक्ति गुटों को पास लाने का कार्य कर सकता है और वह अपने स्वयं के लिए भी शांति और तनाव की स्थिति से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो शक्ति गुटों में भारत यदि किसी एक शक्ति गुट के साथ जुड़ गया तो इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव की शक्तियों को बल मिलेगा और भारत स्वयं अपने लिए तनाव और युद्ध के वातावरण को आमंत्रित करेगा और इससे मुक्ति पाने का केवल एक ही रास्ता है और वह है गुटनिरपेक्षता की नीति। फिर पंडित नेहरू जी ने कहा कि गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक नीति है। नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता के लिए तटस्थता शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन
नेहरू ने एक से अधिक अवसरों पर इस बात को स्पष्ट किया था कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में तटस्थता की नीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नकारात्मकता की नीति नहीं है। यानी उन्होंने यह बात कही थी कि गुटनिरपेक्षता को अगर देखा जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में ना तो तटस्थ रहने की नीति है और ना ही यह एक नकारात्मकता की नीति है। सन 1949 की अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि जब स्वतंत्रता के लिए संकट उपस्थित हो, न्याय को आघात पहुंचे और आक्रमण की घटना घटित हो, तब हम ना तो तटस्थ रह सकते हैं और ना ही तटस्थ रहेंगे। यानी जब किसी देश की आज़ादी को खतरा उत्पन्न होगा या न्याय को आघात पहुंचेगा और एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करेगा, उस स्थिति में हम ना तो तटस्थ रह सकते हैं और ना ही रहेंगे। नेहरू ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि गुटनिरपेक्षता ना तो अवसरवादी है और ना ही निषेधात्मक, यह तो सकारात्मक नीति है। और इसके साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि गुटनिरपेक्षता एक अवसरवादी नीति नहीं है और न ही यह निषेधात्मक नीति है। यह तो स्वतंत्रता, सत्य और न्याय का समर्थन करने वाली नीति और आक्रमणकारी का विरोध करने की सकारात्मक नीति है। फिर नेहरू जी ने यह कहा कि गुटनिरपेक्षता एक गतिशील नीति है। यानी गुटनिरपेक्षता अपनी मूल धारणा में भी एक स्थिर नीति नहीं है, वरन राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार एक गतिशील नीति है। उन्होंने कहा था कि अगर गुटनिरपेक्षता को देखा जाए तो यह एक स्थिर प्रकार की नीति नहीं है, वरन यह राष्ट्रीय राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अगर परिस्थितियां बदलती है तो उसके अनुसार यह एक गतिशील नीति है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्षता साधन है और साध्य है। यानी गुटनिरपेक्षता साधन भी है और साध्य भी है और बदलती हुई परिस्थितियों में विश्व के व्यापक हितों को दृष्टि में रखते हुए भारत के स्वयं राष्ट्रीय हितों की पूर्ति है। यानी जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे यह विश्व के व्यापक यानी विस्तृत हितों को ध्यान में रखते हुए भारत के स्वयं के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति है। यानी इससे भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होगी। सन 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था तो उस समय भी नेहरू ने ना तो गुटनिरपेक्षता का त्याग किया और ना ही इन कठिन परिस्थितियों में अपने देश तथा उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने में किसी प्रकार का संकोच किया या ढिलाई बरती। और इन परिस्थितियों में उन्होंने गुटनिरपेक्षता को राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ढालने का कार्य किया था। यानी जो स्थिति उनको उचित लगी उन्होंने वह की। फिर नेहरू जी कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता का आवश्यक लक्षण जो है वह है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विचार पर आधारित है। यानी जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विचार पर आधारित है।
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अर्थ होता है कि विश्व के जितने भी देशों में विचारधारा और हित संबंधी भेद हैं, यानी विश्व के जितने भी देश हैं उनमें अपनी विचारधाराओं को लेकर और हितों को लेकर जो भेद हैं उनके बीच तनाव, संघर्ष या युद्ध अनिवार्य नहीं है। वे अपने समस्त भेदों और मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं, यानी वह उनके बीच जितने भी भेद हैं और मतभेद हैं वह उसके बावजूद भी एक दूसरे के साथ शांति के साथ रह सकते हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। नेहरू गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के मुख्य शिल्पकार थे, यानी गुटनिरपेक्षता नीति का मुख्य शिल्पकार पंडित नेहरू जी को माना जाता है। और गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नेहरू का बहुत अधिक और प्रमुख योगदान है। और नेहरू जी ने जो गुटनिरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किया वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रमुख योगदान माना जाता है। यह नव स्वतंत्र देशों के लिए तनावग्रस्त विश्व में एक बेहतर विकल्प सिद्ध हुई है। यानी गुटनिरपेक्षता की जो नीति है, यानी जो देश स्वतंत्र हुए थे उनके लिए यह एक तनावग्रस्त विश्व में एक बेहतर विकल्प साबित हुई थी। इसलिए शीघ्र ही गुटनिरपेक्षता का क्रांतिकारी आदर्श एक आंदोलन के रूप में परिणत होने लगा था और गुटनिरपेक्षता युद्धों को रोकने में सफल हो सकी, बल्कि इसने विश्व शांति की महत्ता स्थापित की, यानी इसने विश्व शांति के महत्व को भी स्थापित किया तथा एक सीमा तक विश्व युद्ध को रोकने में भी यह सफल हुई। और नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति ने तीसरी दुनिया के देशों में नैतिक शक्ति, चेतना तथा आत्मसम्मान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीयवाद में पंडित नेहरू जी की गुटनिरपेक्ष नीति और पंचशील के सिद्धांतों का योगदान बहुत अत्यधिक माना जाता है। तो आज की क्लास में पंडित नेहरू जी का अंतर्राष्ट्रीयवाद में क्या योगदान रहा और उन्होंने अंतर्राष्ट्रवाद के क्षेत्र में कौन से विचार दिए, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।